एक लड़की अस्पताल में पड़ी हुई बिस्तर पर करा रही थी। परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं थी। यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा तो वह लड़की अपने ही कर्मों की सजा भोग रही थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जो लड़की उस बिस्तर पर पड़ी हुई करा रही थी वह एक बहुत एक्सपर्ट लड़की थी। पढ़ने में बहुत होशियार थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन जब उसका मन विचलित हुआ और जब वह एक लड़के से प्रेम करने लगी और उसके प्रेम जाल में ऐसी फंसी और उस लड़के के साथ वह अपने घर को, अपने पिता के घर को, अपने परिवार को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली चली आई। और दिल्ली में एक दिन उस लड़की के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। दिल्ली में एक दिन उस लड़की के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी लोगों को परेशान कर दिया। वह लड़की जिस रूम में रहती थी उसके आस पड़ोसियों ने उस लड़की को ले जाकर के दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में उसको एडमिट कराया और एडमिट कराने के बाद वो लोग चले आए और फिर उस लड़की का अस्पताल में वो हाल हुआ जब आप जानेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। आखिर रेशमा के साथ उस हॉस्पिटल में हुआ क्या था, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं अर्जुन सर आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी से दूसरे लोगों को भी कुछ सीख मिले, इसलिए इस कहानी को अपने साथियों के पास, अपने जानने पहचानने वाले लोगों के पास शेयर भी करें। दोस्तों, आज की हम सच्ची घटना आपको जो सुनाने जा रहे हैं ये कहानी है भारत का एक राज्य है पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल का एक जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी के एक गांव में रेशमा नाम की एक लड़की रहती थी। रेशमा के परिवार में उसकी माँ, उसकी एक छोटी बहन और उसका एक छोटा भाई था। रेशमा के पिता बहुत समय पहले दुनिया छोड़कर जा चुके थे। रेशमा के सर से पिता का साया तो उठ ही चुका था। रेशमा जी जान से मेहनत करती थी और उसने मेहनत करके हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त की। समाज में चारों तरफ रेशमा हमेशा चर्चा का विषय रहती थी क्योंकि वह पढ़ने में बहुत बुद्धिमान थी। स्कूल में हमेशा टीचर्स उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन 12th की परीक्षा पास करने के बाद रेशमा का एक सपना था कि वह एक हायर एजुकेशन प्राप्त करे, इसलिए उसने अगली पढ़ाई करने के लिए, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए अपने पड़ोस के ही एक महाविद्यालय में एडमिशन लिया और वह बीए की पढ़ाई करने लगी। जब वह बीए की पढ़ाई करने लगी तो तमाम नए नए लोगों से उसकी मुलाकात हुई, तमाम लड़कियों को उसने अपना फ्रेंड बनाया। लेकिन उसी पढ़ाई के दौरान रेशमा अपनी क्लास के एक लड़के से प्रेम कर बैठती है और जब वह प्रेम करती है तो वह प्रेम का भूत इतना उस पर परवान चढ़ता है कि फिर वह अपनी सुध बुध खो जाती है, अपना परिवार भूल जाती है, अपनी पढ़ाई भूल जाती है, अपना भविष्य भूल जाती है। वो इस बात को भूल जाती है तो वह ग्रेजुएशन में एडमिशन इस बात को लेकर ली थी कि उसने अपने भविष्य का निर्माण करना है, उसने अपने परिवार को सपोर्ट करना है, क्योंकि उसके परिवार को सपोर्ट करने के उसके पिताजी पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे और माँ बहुत ज्यादा धन नहीं कमा पाती थी। जैसे तैसे थोड़ी बहुत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन रेशमा, उसकी आंखों पर प्रेम की ऐसी पट्टी चढ़ी कि वह अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि रेशमा के गांव का एक अमीर घराने का लड़का जो कॉलेज तरह तरह की गाड़ियां बदल कर जाता था, और जब उस लड़के ने रेशमा पर डोरे डालना शुरू किए तो कहीं ना कहीं उस अमीरी की चकाचौंध में रेशमा भी बह गई। रेशमा भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करने लगी थी और जब इस प्यार की भनक लड़का जो कि गौरव होता है, जिसका नाम गौरव के माँ बाप को लगी तो गौरव के माँ बाप ने गौरव का बहुत विरोध किया और कहा कि बेटा तुम पागल हो चुके हो। रेशमा एक गरीब घराने की लड़की है, हम उसे अपने घर में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। कदाचित भी जो आपने कदम उठाया है वो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। आपने हर हाल में अपनी मानसिकता को बदलना होगा और जो प्रेम का बुखार तुम्हारे सर पे चढ़ा है उसे जल्दी से उतार लो। लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, एडल्ट एज के बच्चे होते हैं,
जो किशोर और किशोरियां होते हैं, दरअसल इन्हें अपने बुजुर्गों की, अपने जो एल्डर्स होते हैं उनकी बात समझ में कहाँ आती है। और ऐसा ही गौरव के साथ हुआ, वह लगातार रेशमा से मिलता रहा। दूसरी तरफ रेशमा की माँ को भी जब रेशमा के प्यार की भनक लगी तो उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत समझाया और कहा कि मेरी बच्ची, जो तुम कर रही हो वो गलत है। तुम्हारे पिता दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। जब समाज तुम्हारी इन हरकतों के बारे में जानेगा तो समाज हमें धिक्कारेगा, अपमान की नजर से देखेगा, हम समाज में सर उठाकर नहीं जी पाएंगे। लेकिन रेशमा कहाँ मानने वाली थी। और एक दिन रेशमा और उसके प्रेमी गौरव ने योजना बनाई और वो घर से रुपया, दौलत, जो भी सोना चांदी वो घर से ले जा सकते थे, उन्होंने पूरे घर का जेवर कलेक्ट किया और वो एक दिन योजना बनाकर बाई ट्रेन जलपाईगुड़ी से सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली के पाटगंज इलाके में जाकर वो एक किराए का कमरा लेते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। जब मकान मालिक पूछता है कि गौरव, आपके साथ जो महिला है वो कौन है, तो वो बताता है कि मेरी पत्नी है और मैं दिल्ली में जॉब करने के लिए आया हुआ हूँ। मकान मालिक उसको कमरा दे देता है और वो लोग आराम से रहने लगते हैं। क्योंकि दोनों लोग अपने घर से बहुत सारा जेवर, रुपया लेकर आए थे, इसलिए उनके 3 से 4 महीने बड़े प्यार से करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं वो लोग। कहीं ना कहीं रेशमा भी बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि मैंने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है। गौरव मेरी बड़ी हिफाजत करता है, मैंने कुछ काम नहीं करना पड़ता और मैं ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हूँ। लेकिन 3 से 4 महीने बाद जब वह पूरा पैसा खत्म हो गया, कुछ किराए में चला जाता, कुछ घर गृहस्थी में चला जाता, कुछ ऐसो आराम किया उसमें चला गया, तो जब पैसा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, खत्म हो गया, खर्चा हो गया, तो जब गौरव की जेब ढीली हुई तो प्यार का नशा पूरा उतर गया। अब उसे लगा कि बिन पैसे की जिंदगी कैसे जिएगा वह। चूंकि वह एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, इसलिए उसने कभी अपने पिता के घर में रहकर काम नहीं किया था। लेकिन अब उसके सामने मजबूरी थी कि अगर उसने रेशमा को अपने साथ रखना है, अपनी जिंदगी को जीना है, तो उसे काम करना होगा। इसलिए काम की तलाश में गौरव दिल्ली में जो भिन्न भिन्न फैक्ट्रियां हैं उनमें जाता है और अपना रिज्यूम देता है, उन लोगों से कहता है कि प्लीज मुझे काम चाहिए। जैसे तैसे उसको काम मिल भी जाता है, लेकिन अमीर का पूत काम कैसे पसंद आए, क्योंकि काम कभी किया नहीं था। सो 2 से 4 दिन काम करने के बाद वह फिर अपने कमरे पर आ जाता है और अपना सर पटकने लगता है, रोने लगता है, पश्चाताप करने लगता है कि कहीं ना कहीं उसने भूल कर दी है। और एक दिन अपनी उसी भूल का पश्चाताप करने के लिए वह अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करता है, अपना मोबाइल उठाता है और अपने मम्मी के पास कॉल लगा देता है। जैसे मम्मी से बात होती है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं बहुत परेशान हूं। गौरव रो रो कर माँ को अपनी दास्तान सुना रहा था। वो कह रहा था, माँ आपने मुझे बहुत समझाया लेकिन मेरी इस बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं। मैं इस प्रकार की बेकार सी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, लेकिन कैसे आऊं, लोग क्या क्या चर्चा करेंगे। तब उसकी माँ ने उसे विश्वास दिलाया कि बेटा, आपने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिता का इस समाज में इतना रसूख है तो उस लड़की के घर वाले तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। गौरव ने ऐसा ही किया। क्योंकि घर से अनुमति मिल चुकी थी, इसलिए गौरव अपना सामान पैक करने लगता है। और जब वो सामान पैक करता है तो रेशमा उसको पूछती है कि ये सामान सब पैक करके आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, कहाँ चलना है हमें। तो बोलता है कि हमें नहीं, केवल मुझे जाना है। मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, मैंने अपने गाँव जाना है, अपने घर जाना है। तो रेशमा कहती है कि मुझे भी अपनी माँ से मिलना है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो गौरव कहता है कि नहीं, तो मेरे साथ हरगिज नहीं जा सकती। रेशमा इस बात पर जिद करती है और मामला उन दोनों में इतना बढ़ता है कि दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है और गौरव रेशमा की पिटाई कर देता है। अब रेशमा को लगने लगा था कि जिसे मैं अपना दिल का जिगर समझती थी, अपने दिल का टुकड़ा समझती थी, अपनी जान समझती थी, दरअसल वह तो एक बहरूपिया निकला। वह मेरे साथ प्रेम का केवल ढोंग कर रहा था, वह मेरे शरीर से केवल खेलना चाहता था। और आज सच्चाई जब सामने आई तो रेशमा फूट फूट कर रोने लगी। गौरव ने अपना बैग उठाया और वह अपने घर की ओर वहां से निकल गया। रेशमा बेहताशा, असहाय अवस्था में बिस्तर पर पड़ी पड़ी रो रही थी। सुबह से शाम हो गई थी और रेशमा रोती जा रही थी।
जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि वह कर भी क्या सकती थी। और दिल्ली के वह जिस पहाड़गंज इलाके में रहती थी, वहां उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। रेशमा को अब लगता है कि उसने अपनी जिंदगी को अब खुद जीना होगा, उसने अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसीलिए रेशमा काम की तलाश में घर से बाहर निकलती है, और वो सोचती है कि जो भी उसे झाड़ू बर्तन का काम मिल जाएगा, अगर किसी कंपनी में भी काम मिल जाएगा तो वह करेगी। और काम की तलाश में वो घर से बाहर जाती है, और खुश किस्मती से उसको काम भी मिल जाता है, लेकिन उसका काम में मन नहीं लगता। और जब वो मन नहीं लगता तो मालिक ने उसको अपने काम से निकाल दिया। रेशमा एक बार फिर बेरोजगार हो गई थी, बेकाम हो गई थी। अब वह बिस्तर पर रोई जा रही थी। तभी उसका दिल कहता है, उसका दिमाग कहता है कि रेशमा, तूने गलती की है, तुझे अपने किए का पश्चाताप करना होगा। और इसी अपने किए का पश्चाताप करने के लिए रेशमा एक प्रतिज्ञा करती है, क्या वो खाना नहीं खाएगी, और धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी समाप्त कर लेगी। रेशमा ने 2 से 3 दिन तक खाना नहीं खाया, और जब खाना नहीं खाया तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, और वह 2 दिन से बिस्तर से उठी नहीं। जब पड़ोसियों ने देखा कि जो रेशमा नाम की लड़की हमारे मोहल्ले में आई थी, और वह 2 से 3 दिन हो गए अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकली है, तो सभी पड़ोसियों ने उसके मकान मालिक को कहा कि भाई साहब, एक बार देख लीजिए, हमने 2 से 3 दिन हो गए और उस लड़की को देखा नहीं। तो मकान मालिक और पड़ोसी जब उसके कमरे में जाते हैं तो पता चलता है कि लड़की एकदम बेजान अवस्था में पड़ी है। जब उन्होंने नब्ज टटोलने की कोशिश की तो सबको पता चला कि शायद लड़की में अभी सांस तो है, अभी वो जिंदा तो है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। जैसे तैसे मकान मालिक और सभी पड़ोसियों ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके एक एम्बुलेंस मंगवाई, और उस एम्बुलेंस में रेशमा को रख करके वह दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल जाते हैं, और उस अस्पताल में रेशमा को एडमिट करा देते हैं। डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, ये लड़की बेसहारा है, इसका यहाँ कोई नहीं, आप ठीक से इसका इलाज करिएगा। और इतनी सी बात बोलकर वो लोग उस लड़की को उसी हॉस्पिटल में छोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब रेशमा लावारिस की तरह उस हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। हालांकि इस बात की प्रशंसा करनी होगी कि दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर मरीजों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर्स भी अपनी पूरी ईमानदारी का पालन करते हैं, और उसी ईमानदारी का पालन करते हुए उन्होंने रेशमा की भी सेवा की। लगभग 15 दिन का जब समय गुजरा तो रेशमा बिल्कुल सही हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब आपको बेटा जाना होगा, और जब भी जरूरत पड़े आप नेक्स्ट टाइम दवा लेने के लिए हॉस्पिटल आती जाती रहना। लेकिन रेशमा उस हॉस्पिटल को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो किराए का कमरा लेना पड़ेगा, किराया कहां से दूंगी, 2 वक्त की रोटी खानी पड़ेगी, वो खाना कहां से मिलेगा, मुझे खाने के लिए पैसा कहां से जुटाऊंगी। और हॉस्पिटल की बात की जाए तो ना यहाँ कोई किराया देना था, और सुबह से शाम तक का भोजन भी गवर्नमेंट की तरफ से मरीजों को जो फ्री मिलता था, उस फ्री भोजन का उस फ्री भोजन को खा करके वो अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही थी। लेकिन जब रेशमा अपनी जिद पर अड़ी रही कि वो हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जाएगी, तो उस अस्पताल के कर्मचारियों ने उसको मजबूरन उस हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। जैसे ही रेशमा हॉस्पिटल के गेट पर आती है तो देखती है कि उसके गेट पर तमाम तीमारदार जो पेशेंट के साथ आते हैं, वो लोग अपनी अपनी पन्नी या चटाई बिछाकर बैठे हुए थे, और उन लोगों के साथ तमाम बेसहारा लोग, बेघर लोग, जिनका दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ खाने के लिए हॉस्पिटल के गेट पर बैठे हुए थे। जब वो लड़की उन लोगों के पास पहुंचती है तो अपनी दास्तान सुनाती है, तो वो सभी लोग कहते हैं कि बेटा, हम भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहे हैं। इस अस्पताल के सामने तमाम धनी लोग खाना बांटने के लिए आते हैं, सुबह से शाम तक हमको खाना मिल जाता है, और हमको चाहिए भी क्या। अगर तुम भी जिंदगी को बसर करना चाहती हो तो तुम भी अपना यही आशियाना बना लो। और उन लोगों की सलाह के अनुसार रेशमा ने एक पन्नी ली, और पन्नी बिछा करके वहीं अपना आशियाना बना लिया, और उसने सोच लिया कि वह कहाँ भटकेगी, कहाँ जाएगी। अब वह यहीं अपना जीवन बिताएगी और अपनी जिंदगी का गुजारा करेगी। धीरे धीरे वक्त गुजरा, रेशमा सुबह से शाम तक रोती रहती थी, और दूसरी तरफ गौरव जो अपने गांव पहुंच चुका था, वह अपनी मस्ती में चूर था, वह अपने जीवन का आनंद ले रहा था। जब वह गांव में पहुंचा था तो गांव के किसी भी एक भी व्यक्ति ने गौरव पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि वह तो एक अमीर का बेटा था, और अमीर से प्रश्न कोई पूछ ले, इतनी हिमाकत का। लेकिन दूसरी तरफ रेशमा सुबह से शाम तक उसका दम घुटता था, वह रोती थी, वह सोचती थी कि मैंने गलत किया,
उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन उस समय वह अपनी माँ की बात को नहीं मानी। एक दिन की बात है दोस्तों, रेशमा की माँ साहस करके गौरव के घर जाती है और गौरव के माता पिता से पूछताछ करती है कि भाई साहब, आपका बेटा आ गया है, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी, ये कहाँ छोड़ के आया है, आप हमें एड्रेस बता दीजिए तो हम अपनी बच्ची को वहां से ले आएंगे। ये बात जैसे ही रेशमा की माँ ने गौरव के पिता से पूछी, वह आग बबूला हो गया और गाली गलौज देते हुए उसने रेशमा की माँ को अपने घर से बाहर निकाल दिया और ये हिदायत दी कि आज के बाद उसके घर आने की उसे कोई जरूरत नहीं है। बेचारी बेसहारा माँ, एक गरीब महिला, कर भी क्या सकती थी। गरीब की इतनी औकात कहाँ कि वह अमीरों का सामना करे। इसलिए वह महिला आंसू टपकाते हुए अपने घर वापस लौट आई और उसने मन में ठान लिया कि उसकी बच्ची न जाने कहाँ होगी, होगी भी या नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मौत हो गई हो। वह हर समय चिंता में रहती थी। एक दिन अस्पताल के सामने जब रेशमा रो रही थी तो पड़ोस में बैठी हुई कुछ महिलाओं ने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रही हो। तब रेशमा ने उसे पूरी कहानी बताई और कहा कि दरअसल वह जब बीए की पढ़ाई कर रही थी तो एक लड़के से प्रेम कर बैठी और उस प्रेम में वह इतना पागल हुई तो उस लड़के के साथ वह दिल्ली चली आई और वह बदतमीज इंसान उसे दिल्ली में बेसहारा छोड़कर चला गया। दरअसल वो जब वह इस कहानी को सुनाती है तो वो उन महिलाओं को बताती है कि जब वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई में उसने एडमिशन लिया था तब वह केशव नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी। केशव एक बहुत होनहार लड़का था, पढ़ने में भी बहुत बुद्धिमान था। वह रेशमा भी केशव को बेअंतहा प्यार करती थी। उनकी प्यार की कहानी परवान चढ़े उससे पहले रेशमा की क्लास में पढ़ने वाला गौरव, जो कि एक अमीर का बेटा था, प्रतिदिन वह स्कूल नई नई गाड़ियों से आता, नए नए कपड़े बदल कर आता और उसी अमीरी की चकाचौंध में और रेशमा भी कहीं ना कहीं उलझ गई थी। जब गौरव ने रेशमा के ऊपर प्रेम के डोरे डाले तो रेशमा भी उन प्रेम के धागों से खिंची चली गई। हालांकि केशव ने बहुत मना किया। केशव ने एक दिन उसको समझाया था और कहा था कि रेशमा तुम गलत कर रही हो, जिस लड़के के साथ तुम नाता जोड़ना चाहती हो वह एक बहुत बदतमीज किस्म का इंसान है, वह एक अमीर इंसान है, वह तुमसे केवल खेलने के लिए, तुम्हारे शरीर से खेलने के लिए, शरीर का सुख भोगने के लिए तुमसे प्रेम का ढोंग रचा रहा है। लेकिन रेशमा कहाँ मानने वाली थी, उसने केशव की बात को नेग्लेक्ट कर दिया। तब केशव ने रेशमा से कहा कि ठीक है, अगर तुम ही स्वयं ये फैसला लेती हो कि तुमने गौरव के साथ रहना है, गौरव के साथ जाना है, तो तुम्हारी जैसी मर्जी। और वह केशव एक घूंट सा भरकर रह गया। तो जब वो ये कहानी सुनाती है तो महिलाएं उसको विश्वास दिलाती है कि हाँ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ केशव, जो कि गौरव के गांव का निवासी नहीं बल्कि उसके पड़ोस के गांव का रहने वाला लड़का था, जब उसको जानकारी मिलती है कि जिस रेशमा से वह प्रेम करता था और वह रेशमा जिस गौरव के साथ भागी थी, वह गौरव उस रेशमा को दिल्ली में कहीं छोड़कर अपने गांव वापस आ चुका है, तो उसे लगा कि नहीं, उसने रेशमा की मदद करनी चाहिए। इसीलिए वह रेशमा का पता करने के लिए, रेशमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह गौरव के घर आता है। गौरव से उसने कहा कि गौरव, तुम घर वापस आ गए हो, रेशमा कहाँ है। जैसे ही रेशमा के बारे में केशव ने गौरव को पूछा, गौरव एकदम आग बबूला हो गया और वह केशव को गाली गलौज करने लगा, उसके साथ झगड़ा करने के लिए उतारू हो गया। क्योंकि केशव एक बहुत ही होनहार लड़का था, बहुत नेक इंसान लड़का था, इसलिए उसने झगड़ा उचित नहीं समझा और वह जैसे तैसे वहां से चला गया और सीधा रेशमा के घर पहुंचता है और रेशमा की माँ से कहता है कि आंटी जी, मैं रेशमा की क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ, कई महीने हो गए और रेशमा स्कूल में पढ़ने नहीं आई है, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं रेशमा के बारे में जानकारी करता चलूं। जैसे रेशमा के बारे में जानकारी करने की केशव ने कोशिश की, रेशमा की माँ फुट फुट कर रोने लगी। केशव ने पूछा कि आंटी जी, आप रो क्यों रही हैं। जैसे ही उसने ये बात पूछी, रेशमा की माँ ने रोते हुए पूरी दास्तान सुना दी और उसने कहा कि ये लड़का जिसका नाम गौरव है, उसके साथ मेरी बच्ची भाग गई थी, न जाने वो अब किस हाल में होगी। जब मैं एक दिन उसे पता भी पूछने गई तो उसने मुझे पता भी नहीं बताया,
लेकिन 3 से 4 दिन बाद उसके पिता ने मुझे एक एड्रेस लिखकर दिया है, जो दिल्ली में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है पहाड़गंज। उस पहाड़गंज में ही मेरी बेटी कमरा लेकर के रहती थी। ये लड़का उसके साथ रहता था और ये उसे धोखा देकर यहाँ भाग आया। जैसे वो एड्रेस मिला, उस एड्रेस को लेकर केशव सीधा जलपाईगुड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और वह दिल्ली के पहाड़गंज में जैसे ही पहुंचता है, उस मकान पर पहुंच जाता है। लोगों से पूछताछ करता है तो मकान मालिक उसको बताते हैं कि बेटा हाँ, 3 से 4 महीने पहले एक लड़की आई थी, लेकिन उसकी हालत तो बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैं और हमारे कुछ पड़ोसी उसको हमने एक सरकारी अस्पताल में एडमिट करा दिया था और उसके बाद हमें नहीं मालूम को वो लड़की कहाँ है। केशव कर भी क्या सकता था, उसे लगा कि शायद एक बार हॉस्पिटल में देख लेता हूँ, शायद हॉस्पिटल में हो। और उस रेशमा का पता करने के लिए केशव सीधा सरकारी अस्पताल जाता है। उसे सुबह से शाम हो गई थी, पूरे अस्पताल का कोना कोना उसने छान मारा था, लेकिन उसे कहीं भी रेशमा दिखाई नहीं दी। जब शाम का वक्त हो गया तो थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। कुछ समय बाद भोजन बांटने के लिए गाड़ी आती है। जैसे ही गाड़ी दिखाई देती है, वहां जितने भी बेसहारा लोग थे अपना गिलास थाली जो भी उनके पास बर्तन थे उसे लेकर के गाड़ी के सामने एक लाइन लगा लेते हैं और इस प्रकार लगभग 60 से 70 लोगों की लाइन लग जाती है। केशव की नजर भोजन लेने वाले उन सभी लोगों पर थी। जब वह बारी बारी से सभी लोगों के चेहरे देख रहा था, उन लोगों में अपनी रेशमा को ढूंढ रहा था, तभी अचानक से उसकी नजर रेशमा पर पड़ी जाती है। रेशमा भी उसी बेसहारा लोगों की लाइन में लगी भोजन पाने का इंतजार कर रही थी। जैसे इस हालत में रेशमा को केशव ने देखा, वह फूट फूट कर रोने लगा। वह वहां से उठा और उसने रेशमा को आवाज लगाई। जैसे रेशमा के कानों में केशव की आवाज पड़ी, उसने अपने बर्तन वहीं फेंक कर सीधी दौड़ती हुई गई और केशव के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। केशव और रेशमा दोनों लोग रोए जा रहे थे। जब इस दृश्य को वहां के आसपास के लोगों ने देखा तो सभी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हो, आपकी क्या कहानी है, क्या परेशानी है आपके साथ। तो रेशमा और केशव उन लोगों को अपनी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि रेशमा को उसके प्रेमी ने धोखा दिया, उसके साथ गलत किया, लेकिन मैं अब उसको लेने के लिए आ गया हूं। अब रेशमा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े समय बाद रेशमा और केशव ने वहां से जाने की योजना बनाई। तो 3 से 4 महीने तक हॉस्पिटल के सामने जिन बेसहारा लोगों के साथ रेशमा रही, उन सभी लोगों ने रेशमा को बड़े प्यार से उसको रोते हुए आंसुओं से विदाई दी और रेशमा केशव के साथ चली गई। केशव को लगा कि कहीं ना कहीं इन 3 से 4 महीनों में रेशमा बहुत परेशान रही है, उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहा है, इसलिए उसका मानसिक संतुलन बैलेंस करने के लिए वह रेशमा को दिल्ली के भिन्न भिन्न इलाकों में घुमाता है। कभी पार्क में ले जाता है, कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है और इस प्रकार वो घूमते घूमते एक दिन एक मंदिर में पहुंचते हैं और वो दोनों लोग मंदिर में पहुंचकर एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी में वो एक दूसरे को वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि अब हम अपनी जिंदगी एक साथ जिएंगे और किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। विवाह करने के बाद केशव रेशमा को लेकर दिल्ली से जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल पहुंच गया। जब वह पश्चिम बंगाल पहुंचता है तो रेशमा अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है और माँ उसे बताती है कि मेरी बच्ची, तूने अपनी जिंदगी को क्या बना लिया, तेरी हालत कैसी हो गई है, जब यहाँ से तुम गई थी तो क्या हालत थी और क्या लेकर आई हो तुम। तो रेशमा रो रो कर पूरा हाल बताती है और अंत में रेशमा कहती है कि माँ, अब केशव ने मुझसे शादी कर ली है, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो रेशमा की माँ वह भी रेशमा का साथ देती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम केशव के साथ खुश हो तो मैं भी तुम्हें उसके साथ अनुमति देती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार आज फिलहाल रेशमा और केशव दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। समाज इस प्रकार की कहानियों से कुछ सबक ले। आज के एडल्ट बॉय, एडल्ट गर्ल्स, जो भी नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, वो आवेश में आकर एक अर्जेंट फैसला ले लेते हैं, एक अर्जेंट डिसीजन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। जो भी हमारे
किशोर और किशोरियां, जो भी एडल्ट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आप सभी लोगों को ये सलाह देना चाहता हूं, इस प्रकार का अंधा प्रेम न करें। प्रेम करना बड़ा आसान है, आपको प्रेम की परिभाषा बड़ी सरल लगती होगी, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल है। जो भी हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, उन सभी बहनों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी भी अमीर घराने के किसी लड़के के प्रेम के चक्कर में ना पड़े। ये लोग आपके जिस्म से खेलना चाहते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।